रूस की 1200 सुनहरे समय की अनोखी कहानी। कीव की गुप्त पुस्तकालय। यह कहानी रूस के प्राचीन इतिहास की एक ऐसी अनसुनी दास्तान है जो 1200 साल पुरानी है। यह न सिर्फ रोमांचक है बल्कि रहस्य, जादू, साहस और विश्वासघात से भरी हुई है। यह कहानी है कीव की सुनहरी लाइब्रेरी की, जिसे यारोस्लाव द्वाइज ने बनवाया था। चलिए इस अनोखी कहानी में डूब जाते हैं। कहानी शुरू होती है कीव रूस के स्वर्णिम युग से, जब यारोस्लाव द्वाइज, जिन्हें लोग बुद्धिमान कहते थे, कीव के ग्रैंड प्रिंस थे। कीव उस समय रूस का दिल था, एक ऐसा शहर जहां व्यापारी, विद्वान और योद्धा एक साथ आते थे। यारोस्लाव का शासनकाल शांति और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन यारोस्लाव का सबसे बड़ा प्यार था किताबें। उनके महल में एक खास कमरा था जिसे सिर्फ उनके विश्वासपात्र देख सकते थे। इस कमरे में 1200 किताबें रखी गई थीं, जिन्हें यारोस्लाव ने दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा किया था। ये किताबें साधारण नहीं थीं। इनमें से कुछ ग्रीस के दार्शनिकों की थीं, कुछ मिस्र के पिरामिडों के रहस्यों को छुपाए थीं, और कुछ में प्राचीन स्लाविक जादू के मंत्र लिखे थे। इन किताबों की खासियत थी कि इनके पन्ने सोने की स्याही से लिखे गए थे, जिस कारण इसे सुनहरी लाइब्रेरी कहा जाता था। यारोस्लाव का सपना था कि यह पुस्तकालय रूस को दुनिया का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली देश बनाएगा, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा। सिर्फ 12 लोग, उनके सबसे करीबी सलाहकार, पुजारी और विद्वान, इस लाइब्रेरी का रास्ता जानते थे। यह रास्ता कीव के सोफिया कैथेड्रल के नीचे एक गुप्त तहखाने में जाता था, जिसके दरवाजे पर एक पहेली थी। सच्चाई का प्रकाश ही द्वार खोलेगा। इन 1200 किताबों में कुछ ऐसी थीं जिनके बारे में लोग आज भी फुसफुसाते हैं। एक किताब थी जिसका नाम था अनंत का ग्रंथ। कहा जाता है कि इसमें अमरता का रहस्य लिखा था। दूसरी किताब तारों का नक्शा, में ऐसे नक्षत्रों के चित्र थे जो आज तक कोई नहीं देख पाया। तीसरी किताब थी मृत्यु का मंत्र, जिसमें जादुई शब्द थे जो मरे हुए को जगा सकते थे, लेकिन इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। यारोस्लाव रात में इस तहखाने में घंटों बिताते। वे कहते थे, ये किताबें सिर्फ कागज नहीं, ये रूस की आत्मा है। लेकिन इन किताबों की शक्ति की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। बाहरी देशों के जासूसों ने सुना कि कीव में कुछ ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है। बीजांटिन साम्राज्य, मंगोल सरदार और यहां तक कि दूर के नॉर्स योद्धा भी इन किताबों को हथियाने की योजना बनाने लगे। यारोस्लाव को डर था कि अगर ये किताबें गलत हाथों में पड़ीं तो रूस तबाह हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया, 12 के रक्षक। इन 12 लोगों को शपथ दिलाई गई कि वे लाइब्रेरी की रक्षा अपनी जान देकर करेंगे। प्रत्येक रक्षक को एक सुनहरी चाबी दी गई और कहा गया कि सभी 12 चाबियां मिलकर ही तहखाने का ताला खोल सकती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1240 में त्रासदी आ गई। मंगोल सेनाएं, जिन्हें स्वर्णिम भीड़ कहा जाता था, ने कीव पर हमला कर दिया। उनके सरदार बट्टू खान को सुनहरी लाइब्रेरी की खबर मिल चुकी थी। उसने अपने जासूसों को आदेश दिया, मुझे वो किताबें चाहिए, चाहे कीव जलाना पड़े। मंगोलों ने शहर को घेर लिया। आग, तलवार और तबाही हर तरफ थी। पारे के रक्षकों ने फैसला किया कि लाइब्रेरी को बचाना होगा, लेकिन कैसे? शहर जल रहा था और मंगोल सैनिक तहखाने के रास्ते की तलाश में थे। रक्षकों ने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने 1200 किताबों को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा कीव के बाहर एक गुप्त गुफा में छिपाया गया। दूसरा हिस्सा डेन्यूब नदी के किनारे एक मठ में भेजा गया। तीसरा हिस्सा एक रहस्यमयी जहाज पर लादकर काला सागर की ओर रवाना किया गया। लेकिन इस योजना में विश्वासघात हो गया। 12 रक्षकों में से एक, जिसका नाम इवान था, मंगोलों के लालच में आ गया। उसने तहखाने का रास्ता बता दिया। मंगोल सैनिक तहखाने तक पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, सिर्फ खाली अलमारियां। किताबें पहले ही गायब हो चुकी थीं। इवान को मंगोलों ने मार डाला और लाइब्रेरी का रहस्य हमेशा के लिए खो गया। मंगोलों के जाने के बाद कीव धीरे धीरे फिर से बसा, लेकिन सुनहरी लाइब्रेरी की कहानी लोगों की जुबान पर रह गई। कुछ कहते थे कि किताबें एक गुप्त सुरंग में छिपी हैं जो सोफिया कैथेड्रल से शुरू होकर कारपेथियन पहाड़ों तक जाती है। दूसरों का मानना था कि किताबें काला सागर में डूब गईं
और समुद्र का एक राक्षस उनकी रक्षा करता है। एक किंवदंती यह भी थी कि किताबों को एक जादुई मंत्र से सील किया गया था, जिसे सिर्फ सच्चे दिल वाला व्यक्ति खोल सकता है। सदियों तक लोग इस लाइब्रेरी को ढूंढते रहे। 16वीं सदी में इवान द टेरिबल ने कीव में खुदाई करवाई, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। 18वीं सदी में कैथरीन द ग्रेट ने अपने विद्वानों को आदेश दिया कि वे लाइब्रेरी का पता लगाएं, लेकिन वे भी नाकाम रहे। 20वीं सदी में सोवियत युग में कुछ पुरातत्वविदों ने दावा किया कि उन्हें सोफिया कैथेड्रल के नीचे एक गुप्त कमरा मिला, लेकिन वह खाली था। आज के समय में सुनहरी लाइब्रेरी की खोज जारी है। 2000 के दशक में कीव में एक खुदाई के दौरान 12 सोने की प्लेटें मिली, जिन पर प्राचीन स्लाविक लेख थे, लेकिन वे टूटी हुई थीं और उनका अर्थ समझा नहीं जा सका। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लेटें लाइब्रेरी की ओर इशारा करती हैं। 2010 में एक रूसी खजाने के शिकारी ने दावा किया कि उसने कार्पेथियन पहाड़ों में एक गुफा ढूंढी, जिसमें सोने की स्याही से लिखे पन्ने थे, लेकिन जब वह दोबारा लौटा तो गुफा गायब थी, जैसे जादू से। लोगों का मानना है कि लाइब्रेरी अब भी कहीं छिपी है। कुछ कहते हैं कि यह कीव के नीचे एक विशाल भूल भुलैया में है। दूसरों का कहना है कि किताबें अब रूस के किसी दूर दराज मठ में रखी हैं, जहां भिक्षु उनकी रक्षा करते हैं। एक आधुनिक किंवदंती यह भी है कि लाइब्रेरी की कुछ किताबें डिजिटल रूप में इंटरनेट की गहराइयों में छिपी हैं और सिर्फ सही कोड जानने वाला उन्हें ढूंढ सकता है। यह कहानी सिर्फ किताबों की नहीं, बल्कि मानव की जिज्ञासा, साहस और लालच की है। यारोस्लाव ने एक सपना देखा था, ज्ञान को सहेजने का, लेकिन लालच और युद्ध ने उस सपने को छीन लिया। फिर भी 1200 किताबों का रहस्य आज भी जिंदा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे संभालने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। इस कहानी में रोमांच है, गुप्त तहखाने, जादुई किताबें, विश्वासघात और मंगोलों की तबाही। इसमें रहस्य है, 12 चाबियों का रहस्य, जो आज भी अनसुलझा है। और इसमें आशा है कि शायद एक दिन कोई सच्चा दिल वाला इस लाइब्रेरी को ढूंढ लेगा। आज के समय में जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, सुनहरी लाइब्रेरी की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान कितना कीमती है। शायद ये किताबें अब भी कहीं हैं, शायद नहीं, लेकिन उनकी खोज हमें प्रेरित करती है कि हम अपने आसपास के रहस्यों को सुलझाएं, चाहे वे कितने भी पुराने हों। पिछली कहानी में हमने कीव की सुनहरी लाइब्रेरी के रहस्य, यारोस्लाव द वाइज के सपने और 1240 में मंगोल आक्रमण के बाद इसके गायब होने की बात की। अब हम इस कहानी को और आगे ले जाते हैं। मंगोलों के हमले के बाद कीव रूस की सुनहरी लाइब्रेरी गायब हो चुकी थी, लेकिन क्या यह वाकई खत्म हो गई थी? नहीं। 12 रक्षकों में से कुछ जीवित बचे थे और उन्होंने एक गुप्त वचन लिया था, लाइब्रेरी को फिर से जीवित करना है। 1260 के आसपास कीव से दूर नोवगोरोद के जंगलों में एक नया संगठन उभरा, सुनहरे पन्नों का भाईचारा। इस संगठन का नेतृत्व एक रहस्यमयी महिला, ओल्गा द साइलेंट, कर रही थीं, जो 12 रक्षकों में से एक की बेटी थीं। ओल्गा ने सुना था कि 1200 किताबों में से कुछ को गुप्त गुफाओं, मठों और काला सागर के जहाजों में छिपाया गया था। उसने अपने भाईचारे के साथ मिलकर इन किताबों को वापस लाने की योजना बनाई, लेकिन यह आसान नहीं था। मंगोल अभी भी रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाए थे और बीजांटिन जासूस भी इन किताबों की तलाश में थे। ओल्गा ने अपने 120 अनुयायियों को 3 समूहों में बांटा। पहला समूह, गुफा के खोजी। ये लोग कार्पेथियन पहाड़ों की गुफाओं में गए, जहां माना जाता था कि लाइब्रेरी का पहला हिस्सा छिपा था। उन्होंने एक गुफा ढूंढी, जिसके प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन स्लाविक प्रतीक उकेरा था, एक सूरज जिसके बीच में 12 तारे थे। लेकिन गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें सिर्फ 12 सुनहरे पन्ने मिले, जिन पर रहस्यमयी लेख थे। ये पन्ने एक पहेली का हिस्सा थे, जो पूरी लाइब्रेरी का रास्ता दिखा सकते थे। दूसरा समूह, मठ के रक्षक। ये लोग डेन्यूब नदी के किनारे एक प्राचीन मठ में पहुंचे। वहां के भिक्षुओं ने बताया कि कुछ किताबें उनके तहखाने में रखी हैं, लेकिन उन्हें एक जादुई मंत्र से सील किया गया है। इस मंत्र को तोड़ने के लिए एक खास चाबी चाहिए थी, जो ओल्गा के पास थी, उसके पिता की सुनहरी चाबी। लेकिन जब उन्होंने तहखाना खोला
तो वहां सिर्फ 120 किताबें थीं, बाकी गायब थीं। तीसरा समूह, समुद्री साहसी। ये लोग काला सागर की ओर गए, जहां माना जाता था कि एक जहाज किताबों के साथ डूब गया था। उन्होंने एक मछुआरे से सुना कि समुद्र में एक भूतिया जहाज रात में दिखता है, जिसके मस्तूल पर सुनहरा प्रकाश चमकता है। कई रातों की खोज के बाद उन्हें समुद्र तल पर एक टूटा हुआ जहाज मिला, जिसमें 12 बक्से थे, लेकिन बक्से खाली थे, सिवाय एक नक्शे के, जिस पर लिखा था, सच्चाई का प्रकाश ही रास्ता दिखाएगा। ओल्गा निराश नहीं हुई। उसने इन 120 किताबों और 12 सुनहरे पन्नों को नोगोरोद के एक गुप्त मठ में छिपाया। उसने अपने भाईचारे को आदेश दिया कि वे हर कीमत पर लाइब्रेरी की रक्षा करें, लेकिन विश्वासघात फिर हुआ। एक अनुयायी, जिसका नाम दिमित्री था, ने मंगोल सरदार को यह बात बता दी। मंगोलों ने मठ पर हमला किया और ओल्गा को भागना पड़ा। किताबें फिर से गायब हो गईं। समय बीता और सुनहरी लाइब्रेरी की कहानी किंवदंती बन गई। 16वीं सदी में इवान द टेरिबल, रूस का क्रूर जार, इस लाइब्रेरी के जुनून में पड़ गया। उसने सुना था कि इन 1200 किताबों में ऐसी शक्ति है जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर शासक बना सकती है। इवान ने कीव और नोवगोरोद में बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू की। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर मठ, हर गुफा और हर तहखाने की तलाशी लें। इवान को एक सुराग मिला, एक पुराना पत्र जो ओल्गा द साइलेंट के समय का था। इस पत्र में लिखा था कि लाइब्रेरी का एक हिस्सा 12 तारों के मंदिर में छिपा है। इवान ने सोचा कि यह सोफिया कैथेड्रल हो सकता है। उसने कैथेड्रल के नीचे खुदाई शुरू की। वहां उसे एक तहखाना मिला जिसमें 12 सुनहरे बक्से थे, लेकिन जब बक्से खोले गए तो वे खाली थे, सिवाय एक छोटे से पत्थर के, जिस पर लिखा था, जो लालच से खोजेगा उसे अंधेरा मिलेगा। इवान गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने सलाहकारों को मार डाला और कीव के कई मठों को जला दिया, लेकिन लाइब्रेरी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि इवान ने आखिरी दिनों में दावा किया था कि उसने सपने में लाइब्रेरी देखी, लेकिन वह उसे छू नहीं सका। इवान की मौत के बाद लाइब्रेरी का रहस्य और गहरा हो गया। 18वीं सदी में रूस की महान शासिका कैथरीन द ग्रेट ने सुनहरी लाइब्रेरी की कहानी सुनी। कैथरीन एक विद्वान थीं और किताबों की शौकीन थीं। उन्होंने सोचा कि अगर लाइब्रेरी मिल जाए तो रूस को यूरोप का सबसे बुद्धिमान देश बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद विद्वान मिखाइल लोमोनोसोव को इसकी खोज का जिम्मा सौंपा। मिखाइल ने कीव, नोवगोरोद और काला सागर के तटों पर खोज शुरू की। उसे एक प्राचीन मठ में एक किताब मिली जिसमें 12 सुनहरे पन्नों का जिक्र था। इन पन्नों को लाइब्रेरी की कुंजी कहा गया था। मिखाइल ने अनुमान लगाया कि ये 12 पन्ने अलग अलग स्थानों पर छिपाए गए हैं और इन्हें इकट्ठा करने से लाइब्रेरी का रास्ता मिल सकता है। उसने 120 विद्वानों की एक टोली बनाई और उन्हें रूस के कोने कोने में भेजा। लेकिन इस खोज में एक नया खतरा उभरा। एक गुप्त संगठन, जिसे छाया के शूरवीर कहा जाता था, नहीं चाहता था कि लाइब्रेरी किसी के हाथ लगे। इस संगठन का मानना था कि लाइब्रेरी की शक्ति मानवता के लिए खतरनाक है। उन्होंने मिखाइल के कई विद्वानों को गायब कर दिया। आखिरकार मिखाइल को सिर्फ 12 पन्नों में से 3 मिले। उसने कैथरीन को बताया कि लाइब्रेरी शायद रूस में नहीं बल्कि कहीं और ले जाई गई है। कैथरीन ने हार नहीं मानी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह खोज रुक गई। 20वीं सदी में सोवियत युग के दौरान सुनहरी लाइब्रेरी की कहानी को बुर्जुआ मिथक कहकर दबा दिया गया, लेकिन गुप्त रूप से सोवियत वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इसकी तलाश में लगे रहे। 1960 में कीव में एक खुदाई के दौरान एक तहखाना मिला जिसमें 12 सोने की प्लेटें थीं। इन पर प्राचीन स्लाविक लेख थे, लेकिन वे टूटे हुए थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ये प्लेटें लाइब्रेरी की ओर इशारा करती हैं। 1980 में एक रूसी पुरातत्वविद आंद्रेई कोवालेंको ने दावा किया कि उसने कार्पेथियन पहाड़ों में एक गुफा ढूंढी जिसमें कुछ 120 किताबें थीं, लेकिन जब वह अपनी टीम के साथ दोबारा लौटा तो गुफा गायब थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह जादुई मंत्र का असर था। दूसरों का मानना था कि सोवियत सरकार ने किताबें हटा दी ताकि उनकी शक्ति का दुरुपयोग न हो। आज के समय में सुनहरी लाइब्रेरी की खोज एक नया रूप ले चुकी है। 2010 में एक हैकर समूह ने दावा किया कि उन्होंने डार्क वेब पर एक डिजिटल फाइल ढूंढी जिसमें 12 सुनहरे पन्नों की तस्वीरें थीं, लेकिन जब फाइल खोली गई तो वह एक कोड थी
जिसे कोई सुलझा नहीं सका। कुछ लोग मानते हैं कि लाइब्रेरी की कुछ किताबें डिजिटल रूप में इंटरनेट पर छिपी हैं और सिर्फ सही एल्गोरिदम से उन्हें ढूंढा जा सकता है। 2020 में यूक्रेन के पुरातत्वविदों ने सोफिया कैथेड्रल के नीचे एक नया तहखाना खोजा। इसमें एक सुनहरा बक्सा था जिसमें एक नक्शा था। नक्शे पर लिखा था 1200 पन्नों का खजाना उसी का होगा जो 12 तारों को जोड़ेगा। इस खोज ने दुनिया भर के खजाने के शिकारियों को उत्साहित कर दिया। आज भी लोग कीव, नोवगोरोद और काला सागर के तटों पर लाइब्रेरी की तलाश कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि मानव की जिज्ञासा, लालच और साहस की है। यारोस्लाव ने ज्ञान को सहेजने का सपना देखा था, लेकिन युद्ध और विश्वासघात ने उसे छीन लिया। ओल्गा ने इसे फिर से जीवित करने की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रही। इवान, कैथरीन और आधुनिक खोजकर्ता सभी ने लाइब्रेरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार रहस्य और गहरा हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की तलाश कभी खत्म नहीं होती। शायद लाइब्रेरी सिर्फ किताबें नहीं बल्कि एक प्रतीक है मानव की उस चाहत का जो हमेशा कुछ बड़ा, कुछ अनजाना ढूंढना चाहती है। यह कहानी रूस के 13वीं सदी के उस दौर की है जब कीव की सुनहरी लाइब्रेरी मंगोल आक्रमण के बाद गायब हो चुकी थी। इस लाइब्रेरी में 1200 किताबें थीं, जिनमें प्राचीन ज्ञान, जादुई मंत्र और अमृता के रहस्य छिपे थे। लेकिन इस कहानी की नायिका है ओल्गा द साइलेंट, एक ऐसी महिला जिसने इस खजाने को फिर से जीवित करने का बीड़ा उठाया। ओल्गा का जन्म 1230 के आसपास कीव के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका पिता व्लादिमीर 12 के रक्षकों में से एक था, जिन्हें यारोस्लाव द वाइज ने सुनहरी लाइब्रेरी की रक्षा का जिम्मा सौंपा था। व्लादिमीर एक योद्धा और विद्वान था जो अपनी सुनहरी चाबी को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानता था। लेकिन 1240 में मंगोलों के हमले में व्लादिमीर मारा गया और उसकी चाबी ओल्गा को मिली। ओल्गा बचपन से ही चुप थी। वह कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। गांव वाले उसे साइलेंट कहते थे क्योंकि वह घंटों जंगल में बैठकर तारों को देखती थी, जैसे कोई रहस्य सुलझा रही हो। उसकी माँ ने उसे बताया कि सुनहरी लाइब्रेरी रूस की आत्मा है और उसकी चाबी उसका भाग्य। 15 साल की उम्र में ओल्गा ने कसम खाई कि वह लाइब्रेरी को ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 1250 तक मंगोलों का आतंक रूस में फैला था। कीव तबाह हो चुके थे, लेकिन नोवगोरोद में कुछ लोग अभी भी आजाद थे। ओल्गा, जो अब 20 साल की थी, नोवगोरोद पहुंची। वहां उसने सुनहरे पन्नों का भाईचारा बनाया। इस संगठन में 120 लोग शामिल हुए, योद्धा, विद्वान, पुजारी और जादूगर। प्रत्येक ने शपथ ली कि वे लाइब्रेरी की रक्षा करेंगे और उसे फिर से इकट्ठा करेंगे। ओल्गा की खासियत थी उसकी रणनीति। वह बोलती कम थी, लेकिन उसकी योजनाएं अचूक थीं। उसने भाईचारे को 3 समूहों में बांटा। कारपेथियन खोजी। ये लोग कारपेथियन पहाड़ों की गुफाओं में गए, जहां लाइब्रेरी का एक हिस्सा छिपा था। ओल्गा ने खुद इस समूह का नेतृत्व किया। एक रात उन्हें एक गुफा मिली, जिसके प्रवेश द्वार पर 12 तारों का प्रतीक था। गुफा में 12 सुनहरे पन्ने थे, जिन पर प्राचीन स्लाविक लेख थे। ओल्गा ने समझा कि ये पन्ने लाइब्रेरी का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए समय चाहिए था। मठ के रक्षक। दूसरा समूह डैन्यूब नदी के किनारे एक मठ में गया। वहां के भिक्षुओं ने बताया कि 20 किताबें उनके तहखाने में हैं, लेकिन एक जादुई मंत्र से सील है। ओल्गा ने अपनी सुनहरी चाबी से ताला खोला, लेकिन सिर्फ 12 किताबें मिली, बाकी गायब थीं। समुद्री साहसी। तीसरा समूह काला सागर की ओर गया, जहां एक जहाज डूबा था। उन्होंने एक भूतिया जहाज की कहानी सुनी जो रात में चमकता था। कई रातों की खोज के बाद उन्हें समुद्र तल पर 12 बक्से मिले, लेकिन सिर्फ एक नक्शा था जिस पर लिखा था 12 तारों का प्रकाश रास्ता दिखाएगा। ओल्गा ने इन 12 पन्नों, 12 किताबों और नक्शे को नोवगोरोद के एक गुप्त मठ में छिपाया, लेकिन भाईचारे में विश्वासघात हो गया। एक सदस्य, दिमित्री, मंगोल सरदार के लालच में आ गया। उसने मंगोलों को मठ का रास्ता बता दिया। 1262 में मंगोलों ने मठ पर हमला किया। ओल्गा ने अपनी जान जोखिम में डालकर 12 पन्नों को बचाया, लेकिन किताबें मंगोलों के हाथ लग गईं। ओल्गा ने हार नहीं मानी। उसने अपने बचे हुए अनुयायियों के साथ मिलकर मंगोलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। वह रात में जंगलों में छिपती और दिन में मंगोलों के काफिलों पर हमला करती। लोग उसे जंगल की छाया कहने लगे। एक बार उसने अकेले 12 मंगोल सैनिकों को हराया और एक सुनहरी किताब छीन ली। लेकिन इस युद्ध में उसका सबसे करीबी दोस्त
एलेक्सी मारा गया। ओल्गा ने पहली बार रोया, लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। 1265 में ओल्गा को एक सपना आया। सपने में वह सुनहरी लाइब्रेरी में थी। वहां 12 तारे चमक रहे थे और एक आवाज ने कहा, सच्चाई का प्रकाश ही रास्ता दिखाएगा। ओल्गा को समझ आया कि 12 सुनहरे पन्ने एक पहेली हैं। उसने पन्नों को सुलझाने की कोशिश शुरू की। प्रत्येक पन्ने पर एक प्राचीन मंत्र था जो एक साथ पढ़ने पर लाइब्रेरी का रास्ता खोल सकता था। लेकिन मंत्र को पढ़ने के लिए 12 रक्षकों की सुनहरी चाबियों की जरूरत थी। ओल्गा के पास सिर्फ उसकी चाबी थी। बाकी 11 चाबियां मंगोलों, बीजांटिन जासूसों या खो चुकी थीं। ओल्गा ने फैसला किया कि वह इन चाबियों को ढूंढेगी। उसने अपने भाईचारे को रूस के कोने कोने में भेजा। एक चाबी काला सागर के तट पर एक मछुआरे के पास मिली। दूसरी चाबी एक मठ में छिपी थी। लेकिन तीसरी चाबी की खोज में ओल्गा को एक जादूगरनी मरिया ने बताया कि लाइब्रेरी की शक्ति खतरनाक है। उसने ओल्गा को चेतावनी दी, अगर तुमने गलत मंत्र पढ़ा तो लाइब्रेरी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ओल्गा ने मरिया की बात मानी और मंत्र को सावधानी से पढ़ा। लेकिन जब वह मंत्र पूरा करने वाली थी, मंगोलों ने फिर हमला कर दिया। 1261 में ओल्गा और उसका भाईचारा मंगोलों से घिर गया। ओल्गा ने फैसला किया कि लाइब्रेरी को बचाने के लिए उसे बलिदान देना होगा। उसने 12 सुनहरे पन्नों को एक गुप्त गुफा में छिपाया और अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे भाग जाएं। उसने खुद मंगोलों का सामना किया। किंवदंती है कि ओल्गा ने अपनी सुनहरी चाबी को एक नदी में फेंक दिया ताकि मंगोल उसे न पा सके। मंगोलों ने ओल्गा को पकड़ लिया और मार डाला। लेकिन उसकी मृत्यु से पहले उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने लाइब्रेरी का रहस्य छिपाया। यह पत्र बाद में नोवगोरोद के एक मठ में मिला, लेकिन इसे कोई सुलझा नहीं सका। ओल्गा की मृत्यु के बाद सुनहरे पन्नों का भाईचारा बिखर गया और लाइब्रेरी फिर से रहस्य बन गई। ओल्गा द साइलेंट की कहानी रूस के इतिहास में एक किंवदंती बन गई। लोग कहते हैं कि उसका भूत आज भी कारपेथियन गुफाओं में भटकता है, लाइब्रेरी की रक्षा करता हुआ। 16वीं सदी में इवान द टेरिबल ने ओल्गा के पत्र की खोज की, लेकिन वह इसे सुलझा नहीं सका। 18वीं सदी में कैथरीन द ग्रेट ने ओल्गा को रूस की सच्ची बेटी कहा। 20वीं सदी में सोवियत पुरातत्वविदों ने ओल्गा की गुफा की तलाश की, लेकिन उन्हें सिर्फ एक सुनहरी चाबी मिली। आज भी यूक्रेन और रूस के लोकगीतों में ओल्गा की कहानियां गाई जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 12 सुनहरे पन्ने अभी भी कहीं छिपे हैं और ओल्गा की आत्मा उनकी रक्षा करती है। 2020 में कीव में एक खुदाई के दौरान एक पत्थर मिला जिस पर लिखा था, ओल्गा की चुप्पी ही सत्य है। कहानी 13वीं सदी के रूस की है, जब ओल्गा द साइलेंट और उसके सुनहरे पन्नों के भाईचारे ने कीव की गुप्त सुनहरी लाइब्रेरी की 1200 किताबों को ढूंढने का बीड़ा उठाया था। इस रोमांचक कथा का केंद्र है कारपेथियन पहाड़ों की एक रहस्यमयी गुफा, जहां माना जाता था कि लाइब्रेरी का एक हिस्सा छिपा था। 1268 का समय था। मंगोलों के आक्रमण ने कीव को तबाह कर दिया था और सुनहरी लाइब्रेरी की 1200 किताबें गायब हो चुकी थीं। ओल्गा द साइलेंट, 12 के रक्षकों में से एक की बेटी, ने सुना था कि लाइब्रेरी का एक हिस्सा कारपेथियन पहाड़ों की गुफाओं में छिपाया गया था। उसके पास एक सुराग था, एक पुराना नक्शा जो उसके पवित्र पिता व्लादिमीर ने छोड़ा था। नक्शे पर एक प्रतीक था, एक सूरज जिसके बीच में 12 तारे। इसके नीचे लिखा था, सच्चाई का प्रकाश ही रास्ता दिखाएगा। ओल्गा ने अपने भाईचारे के 40 सबसे बहादुर सदस्यों को चुना और कारपेथियन पहाड़ों की ओर कूच किया। यह यात्रा आसान नहीं थी। कारपेथियन के जंगल घने थे, भेड़ियों और भालुओं से भरे हुए। सर्द रातें और बर्फीले रास्ते उनकी हिम्मत आजमा रहे थे। लेकिन ओल्गा की आंखों में एक जुनून था। वह चुप थी, पर उसकी हर सांस में लाइब्रेरी को ढूंढने का संकल्प था। एक रात जब वे एक ऊंचे पहाड़ी दर्रे पर रुके, एक बूढ़े साधु ने उन्हें रोका। उसने कहा, गुफा तुम्हें बुला रही है, लेकिन जो लालच से जाएगा वह अंधेरे में खो जाएगा। साधु ने ओल्गा को एक सुनहरी मशाल दी, जिसके बारे में उसने कहा कि यह सच्चाई का प्रकाश है। ओल्गा ने मशाल को थाम लिया और अपने दल को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कई दिनों की खोज के बाद ओल्गा और उसका दल एक विशाल चट्टान के सामने पहुंचा। चट्टान पर वही प्रतीक उकेरा था, सूरज और 12 तारे। ओल्गा ने अपनी सुनहरी चाबी निकाली जो उसके पिता ने उसे दी थी। चट्टान में एक छोटा सा छेद था जिसमें चाबी फिट हुई। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, चट्टान हिलने लगी और एक गुप्त द्वार खुल गया। सामने एक अंधेरी गुफा थी जिससे ठंडी हवा और रहस्यमयी फुसफुसाहट आ रही थी। गुफा का प्रवेश द्वार एक पहेली से भरा था। दीवार पर 12 पत्थर थे, प्रत्येक पर एक तारा उकेरा था।
नीचे एक शिलालेख था, 12 तारों को सही क्रम में जगाओ वरना गुफा तुम्हें निगल लेगी। ओल्गा ने अपनी सुनहरी मशाल जलाई और उसकी रोशनी में तारे चमकने लगे, लेकिन गलत तारा दबाने पर छत से पत्थर गिरने लगे। ओल्गा ने अपने दल के सबसे बुद्धिमान विद्वान इगोर को बुलाया। इगोर ने नक्शे का अध्ययन किया और पाया कि तारों का क्रम प्राचीन स्लाविक नक्षत्रों के आधार पर था। एक एक कर ओल्गा ने तारों को सही क्रम में दबाया। हर बार एक तारा दबाने पर गुफा में एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजती थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा जाग रही हो। जब 12वां तारा दबाया गया तो एक गहरा गड़गड़ाहट हुआ और गुफा का अंदरूनी रास्ता खुल गया। लेकिन 2 सैनिक जो जल्दबाजी में आगे बढ़े एक जाल में फंस गए। फर्श खुला और वे गहरे गड्ढे में गिर गए। ओल्गा ने अपने दल को चेतावनी दी, सावधान रहो, गुफा हमें आजमाएगी। गुफा के अंदर एक विशाल भूल भुलैया थी। दीवारों पर प्राचीन स्लाविक चित्र उकेरे थे, जादुई प्राणी, तारे और सुनहरे पन्नों की तस्वीरें। हर कदम पर खतरा था। एक गलियारे में फर्श पर दबाव पट्टी डसने से तीर निकलते थे, दूसरे में एक गलत कदम से छत ढह जाती थी। ओल्गा की चुप्पी और उसकी तेज नजर ने दल को बार बार बचाया। वह हर चित्र को ध्यान से देखती, जैसे कोई रहस्य सुलझा रही हो। एक कमरे में उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वाला ही आगे बढ़ेगा। दरवाजे के सामने 12 मूर्तियां थीं, प्रत्येक के हाथ में एक सुनहरा प्याला। ओल्गा ने समझा कि यह एक और पहेली है। उसने अपनी मशाल की रोशनी प्यालों पर डाली और एक प्याले में सच्चाई शब्द चमक उठा। उसने उस प्याले को उठाया और दरवाजा खुल गया। लेकिन एक सैनिक जिसने लालच में दूसरा प्याला उठाया अचानक गायब हो गया, जैसे गुफा ने उसे निगल लिया। आखिरकार ओल्गा और उसका दल गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसके बीच में एक सुनहरा मंच था। मंच पर 12 सुनहरे पन्ने रखे थे, प्रत्येक पर प्राचीन स्लाविक लेख और जादुई प्रतीक। पन्नों के ऊपर एक शिलालेख था, ये पन्ने लाइब्रेरी की कुंजी हैं, इन्हें सच्चे दिल से पढ़ो। ओल्गा ने पन्नों को छुआ और उसे एक दर्शन हुआ। उसने देखा कि लाइब्रेरी की 1200 किताबें 3 हिस्सों में बंटी थीं। एक हिस्सा गुफा में, दूसरा मठ में और तीसरा काला सागर में। लेकिन पन्नों को पढ़ने के लिए 12 सुनहरी चाबियों की जरूरत थी और ओल्गा के पास सिर्फ एक थी। उसने पन्नों को सावधानी से एक सुनहरे बक्से में रखा और अपने दल को आदेश दिया कि वे गुफा से बाहर निकलें। लेकिन तभी गुफा हिलने लगी। मंगोल जासूसों ने गुफा का रास्ता ढूंढ लिया था। ओल्गा ने अपने दल को पन्ने लेकर भागने को कहा, जबकि वह खुद मंगोलों का सामना करने रुक गई। उसने अपनी मशाल से एक जाल सक्रिय किया, जिससे गुफा का प्रवेश द्वार ढह गया। मंगोल अंदर नहीं आ सके, लेकिन ओल्गा का एक सैनिक यूरी जाल में फंसकर मर गया। पन्नों को लेकर ओल्गा का दल गुफा से बाहर निकलने की कोशिश में था, लेकिन रास्ता और खतरनाक हो गया। एक गलियारे में उन्हें एक विशाल सांप का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में किंवदंती थी कि वह लाइब्रेरी का रक्षक है। ओल्गा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सांप से स्लाविक भाषा में बात की। उसने कहा, हम लाइब्रेरी को बचाने आए हैं, न कि चुराने। सांप ने उसकी आंखों में देखा और रास्ता छोड़ दिया। आखिरकार दल गुफा से बाहर निकला। ओल्गा ने 12 सुनहरे पन्नों को नोवगोरोद के एक गुप्त मठ में छिपाया, लेकिन मंगोलों ने मठ का पता लगा लिया और ओल्गा को फिर से भागना पड़ा। पन्ने बच गए, लेकिन उनकी खोज अधूरी रह गई। कारपेथियन गुफा की कहानी रूस और यूक्रेन के लोकगीतों में आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि गुफा आज भी कहीं छिपी है और उसका प्रवेश द्वार सिर्फ सच्चाई का प्रकाश से खुलता है। 20वीं सदी में सोवियत पुरातत्वविदों ने कारपेथियन में कई गुफाओं की खोज की, लेकिन उन्हें सिर्फ टूटे हुए पत्थर और प्राचीन प्रतीक मिले। 2020 में यूक्रेन के एक पुरातत्वविद ने दावा किया कि उसने गुफा का एक हिस्सा ढूंढा, लेकिन वह खाली था। कुछ लोग मानते हैं कि गुफा में जादुई शक्ति है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखती है।